Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about the history taking pattern of obstetrical patient. ऑब्स के पेशेंट में हिस्ट्री कैसे लेनी है, पैटर्न सिमिलर ही होगा जैसे गायनी का था, लेकिन पॉइंट्स बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह बायोडाटा का। इसमें सबसे पहले आपने नेम पूछना है, वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ। यहाँ पे आगे उसका हस्बैंड का नेम या फादर का नेम आ जाएगा। एज, उम्र कितनी है। ऑक्यूपेशन, काम क्या करती हैं, हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब करती हैं। मैरिड फॉर, शादी को कितना अरसा हो गया है, कितना वक्त हो गया है। GPA, ये क्या है, G फॉर ग्रेविडा, P फॉर पैरा एंड A फॉर अबॉर्शन। ग्रेविडा मतलब कितनी दफ़ा प्रेग्नेंट हुई है, या ये वाली प्रेगनेंसी जो है इसका कितनवा नंबर है। मतलब कि अगर पहले 4 बच्चे हैं तो इस 5वीं दफ़ा जो प्रेग्नेंट हुई हैं तो G आएगा 5। और पैरा जो है, पैरा का मतलब है कि पहले कितने बच्चे ज़िंदा डिलीवर हुए हैं, मतलब कितने बच्चे अपनी टर्म तक पहुंच के डिलीवर हुए हैं, ये आ जाएगा पैरा। और ए फॉर अबॉर्शन, कोई अबॉर्शन अगर हुई है या कोई पहले बच्चे की डेथ हो गई है पैदा होने से पहले ही, तो ये आ जाएगा GPA के अंदर। ग्रेविडा बाज़ औक़ात, मैं मिसाल देता हूँ, ऐसे भी आ जाता है सिनेरियो, G5, P2 और आगे ए। फिर आपने बताना है ए कितना बनेगा। ग्रेविडा 5 है, अभी प्रेग्नेंट है तो इसका मतलब है 5वीं दफ़ा प्रेग्नेंट हुई है, 4 बच्चे पहले होने चाहिए। लेकिन अगर P आ रहा है 2, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मिसाल के तौर पर G5P2। 5वीं दफ़ा प्रेग्नेंट है, 2 बच्चे ज़िंदा हैं, और मतलब ज़िंदा अभी लाइव हैं, और उससे पूछना है कि 2 बच्चे जो पहले पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद फ़ौत हुए हैं या पैदा होने से पहले फ़ौत हुए हैं। पैदा होने के बाद फ़ौत हुए हैं तो वो फिर अबॉर्शन में नहीं आएगा, वो पैरा में ही आएगा, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा। अबॉर्शन में भी अगर पैदा होने से पहले ही फ़ौत हो गए हैं तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे A2। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद LMP स्टैंड्स फॉर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट में आखिरी दफ़ा माहवारी आपको कब आई। EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हम देखेंगे, उससे लेके आगे EDD निकालेंगे, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसमें कितना होता है कि 9 मंथ्स और हम 7 डेज ऐड करके निकालते हैं। और दूसरा एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए एक और तरीका भी होता है कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे है उसके अंदर 7 ऐड करके और 3 मंथ्स फिर माइनस कर दें। ये सारा मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन सारी थोड़ी सी ट्रिकी सी है, लेकिन बहुत आसान है। तो अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, DOP, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें हम वीक्स के हिसाब से लिख लेंगे कि कितने वीक्स हो गए हैं, 4 वीक्स हो गए हैं, 4 वीक्स हो गए हैं या 6 वीक्स हो गए हैं, जितने भी वीक्स होंगे वो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लिखना है वो रेजिडेंट ऑफ, उसकी रिहाइश क्या है, कहाँ से आया पेशेंट, जो आई है वो कहाँ से आई है। उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन, MOA शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, मोड ऑफ एडमिशन। मतलब मोड ऑफ एडमिशन का मतलब ये है कि पेशेंट पहले इमरजेंसी में आया, या पेशेंट आउटडोर में आया, या पेशेंट ने पीछे कहीं अपने गांव में किसी को चेक करवाया जहां से रेफ़र होकर आया और यहाँ पे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में डायरेक्ट पहुंचा, या उसके बाद आउटडोर में पहुंचा, फिर उसके ज़रिए वार्ड में दाखिल हुआ। तो ये सारा मोड ऑफ एडमिशन आ जाएगा। उसके बाद DOA, डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट को पेशेंट एडमिट हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। बायोडाटा पूरा हो गया। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में क्या है कि हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है, मतलब जो कंप्लेंट पहले है उसको पहले, जो बाद में है आई है उसको बाद में। तो सब, और प्रेगनेंसी के केस में, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी राइट गेस्टेशनल एमेनोरिया फॉर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक्स। हमने यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऊपर यहाँ पे हमने लिखा है ना, तो अब हमने यहाँ पे वही
प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में भी लिखना है, क्योंकि कंप्लेंट पेशेंट प्रेग्नेंट है, ऑब्स की पेशेंट जो है वो हमेशा प्रेग्नेंट ही है। तो ऑब्स का पेशेंट जब आए हैं तो हमने उसकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी वीक्स के अंदर लिखनी है। 8 वीक्स का प्रेग्नेंट है, 20 वीक्स का, 30 वीक्स का, जितना भी है वो हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में लिखना है। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी फॉलो अप राइट रेगुलर एंटीनेटल चेकअप। अगर तो पेशेंट पहले ही चेक करवा रहा है, उसको कोई मसला किसी मसले के साथ नहीं आया, वो वैसे ही अपना रूटीन का एंटीनेटल चेकअप करवाने आया, जो एंटीनेटल चेकअप्स जो होते हैं कि प्रेग्नेंट वूमेन को एक शेड्यूल है कि प्रेगनेंसी के दौरान इतने इतने वीक्स पर आगे अपना चेकअप करवाएं। अगर वो रेगुलर चेकअप के लिए आया तो उसका एंटीनेटल चेकअप लिख देंगे कि कितनी दफ़ा वो पेशेंट डॉक्टर के पास आया, रिकॉर्ड होता है सारा, तो फॉलो अप के लिए आया। उसके बाद आ जाए HOPI, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। इसमें हिस्ट्री ऑफ पेशेंट कंप्लेंट इन डिटेल, पेशेंट किस कंप्लेंट के साथ आया, उसको जो abdominal पेन हो रहा है या उसको ब्लीडिंग हो रही है, वजाइनल ब्लीडिंग, कोई भी कंप्लेंट है उस वो आपने डिटेल के अंदर यहाँ लिखनी है। कब कब से हो रही है, कि किस टाइम होती है, वो डॉप्सा वाला जो सारा जो है ना, वो आपने लगा ड्यूरेशन, ऑनसेट और प्रोग्रेशन, और इसी तरह जो बाकी पॉइंट्स हैं। उसके बाद हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर वाइज। जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसकी जो मौजूदा प्रेगनेंसी है उसको ट्राइमेस्टर वाइज सारा लिखना है नीचे। उससे पहले, ट्राइमेस्टर वाइज जाने से पहले 2-3 सवाल उससे पूछने हैं कि जो प्रेगनेंसी है आपकी प्लान्ड थी या अनप्लान्ड थी। इसको पूछें कैसे, तो पूछना पेशेंट से इस तरह, उसको इंग्लिश तो हर पेशेंट को नहीं आती ना, आपने उससे पूछना है इस तरह कि आपका जो हमल हुआ है इसका इरादा था या वैसे ही हो गया। और उसके बाद दूसरा पूछना है कि आपने हमल के लिए कोई दवाइयाँ भी इस्तेमाल की हैं, दवाइयाँ कोई खाई हैं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट पे क्या पूछना है कि आपको कैसे पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, हाउ डिड यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट। उसके बाद प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए आपने कोई टेस्ट किया है, कोई टेस्ट किया है, पेशाब का कोई टेस्ट किया है या कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है, ये पूछ लेना। उसके बाद बुक पूछ लेना बुकिंग विजिट, कि आपने पहली दफ़ा जब आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं या आपको किसी डॉक्टर ने बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद आपने अपने प्रेगनेंसी के अपने हमल के चेकअप के लिए आप गई, वो जो पहला विजिट जो होता है ना, जिसमें प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है, वो बुकिंग विजिट होता है। तो ये आपने 4-5 सवाल पूछ लेने। उसके बाद ट्राइमेस्टर वाइज हम शुरू करते हैं आगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब तक होता है? अप टू 13 वीक्स तक। 13 वीक्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। इसके अंदर क्या क्या सवाल पूछने हैं? मिसाल के तौर पेशेंट आपके पास 30 वीक्स पर आ रहा है, तो आपने उससे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का भी पूछना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के सवाल भी पूछने हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर के सवाल भी पूछने हैं। अगर पेशेंट आपके पास आया 8th वीक पर या 10th वीक पर, तो आपका काम सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले सवाल पूछ के ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जितना लेट पेशेंट आएगा सवालात उतने बढ़ जाएंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 13 वीक्स तक है। इसमें इसमें क्या कुछ हो सकता है वो आपने पूछना है। आपका जो पहले 13 हफ्ते थे जब आपका हमल हुआ, उसके बाद जो पहले 13 हफ्ते थे उस दौरान आपको कोई ज़्यादा मतली, उल्टी, बुखार, नज़ला ज़ुकाम या जिस्म के ऊपर कोई दाने निकले हों, और बच्चे वाले वजाइनल ब्लीडिंग का इस तरह पूछना है कि बच्चे वाले रास्ते से आपको कोई खून या कोई और चीज़ तो नहीं निकली, कोई पानी या इस तरह की कोई और चीज़, तो वो जो होगी तो बताएगी। उसके बाद बर्निंग मिक्चुरेशन, कि आपको पेशाब करते हो कि जलन तो नहीं महसूस होती थी पहले 13 हफ्ते के अंदर, और आपने अपने फोलिक एसिड से कोई ताकत की कोई दवाई डॉक्टर ने बताई हो या किसी ने बताई हो। आमतौर पे लोगों दाइयों को भी पता होता है, लोगों को पता होता है, घरों में भी वो खुद ही शुरू कर लेते हैं। तो ताकत की कोई दवाई खाई थी आपने, अ, खाई थी या नहीं खाई थी। उसके बाद डेटिंग स्कैन, 9 से 14 हफ्ते के दौरान आपने कोई अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड अगर मरीज़ को समझ नहीं आया तो उसको इस तरह समझा सकते हैं कि आपने कोई मशीन लगवाई थी अपने हमल को कंफर्म करने के लिए, अपने हमल का पक्का करने के लिए कि हमल है या नहीं है, तो आपने कोई मशीन लगवाई थी, तो वो आपको बता देगा। और कोई कंप्लेंट्स इसके दौरान, पहले 13 हफ्ते के दौरान कोई आपको कोई और शिकायत हुई हो,
तो वो आपको बताएगा। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर के सवाल हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर कब तक है? 13 to 26 वीक्स। तो उस दौरान आपने उससे पूछना है कि इस दौरान आपको जो क्विकनिंग क्विकनिंग किस तरह पूछना है। क्विकनिंग इस तरह पूछना है कि ना आपको बच्चे की हरकत जब महसूस हुई, कब महसूस होना शुरू हुई। आप डेट को याद है, या बाज़ औक़ात देहात से जो मरीज़ आते हैं ना, उनको डेट याद नहीं होती, तो उनसे भी इस तरह पूछना पड़ता है कि जिस तरह मैंने पहले उस वहाँ भी बताना था कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है ना, वो डेट याद नहीं होती अक्सर अनपढ़ लोगों को। तो उनको इस तरह पूछना है कि आपको कोई इवेंट याद हो, कोई मौका याद हो, कोई त्यौहार याद हो, किसी की शादी हुई हो, या कोई ईद का मौका हो, या ईद के कितने हफ्ते बाद शब रात। इस तरह जो है ना मरीज़ इस तरह बताते हैं। तो यहाँ भी आपने वैसे पूछना है कि जब आपको बच्चे की हरकत महसूस होनी शुरू हुई पेट में, तो उस वक्त क्या तारीख थी। तो उससे आपने जो है ना अंदाज़ा लगाना है कि कितनी एज भी इससे गैस हो जाती है, और बच्चे की हेल्थ भी असेस होती है। उसके बाद एंटीनेटल चेकअप्स, आप बाकायदगी से डॉक्टर को चेक करवा रही हैं। और उसके बाद अनॉमली स्कैन। अनॉमली स्कैन ये भी अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें बच्चे के अंदर कोई जो है पैदाइशी कोई जो बीमारियां होती हैं, जीनियाती बीमारियां, जेनेटिक्स एलिमेंट्स जो होती हैं, और जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह, वो इसमें कुछ काफ़ी हद तक इससे अंदाज़ा हो जाता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। तो आपने पूछना है कि आपने कोई 18 से 22 हफ्ते के दौरान कोई मशीन लगवाई है जिससे बच्चे की बीमारी पता लगवाने के लिए। तो आम ज़बान में मरीज़ को यही समझ आएगी। उसके बाद लगवाई है या नहीं लगवाई। उसके बाद मेडिसिन मेडिसिन में वही पूछना है कि आपने कोई ताकत की गोलियाँ, फोलिक एसिड, आयरन, क्या कैल्शियम खा रही हैं या खाया है सेकंड ट्राइमेस्टर में। उसके बाद लैब टेस्ट, आपने कोई अपने टेस्ट करवाए हैं खून के, या उसके अलावा हेपेटाइटिस के लिए और शुगर के लिए कोई आपने खून के टेस्ट करवाए हैं। उसके ये करवाए हैं नहीं करवाए, जो भी होगा बताएगा। उसके बाद कंप्लेंट ऑफ फीवर, रैश, पेन, बुखार की कंप्लेंट, जिस्म के ऊपर कोई दाने, दर्द, और बच्चे के रास्ते से खून निकलना, कोई और खून या कोई और चीज़ निकलना। और उसके अलावा आपके जो ये इस तरह पूछ सकते हैं स्पॉटिंग। कोई बाज़ औक़ात ऐसा होता है ब्लीडिंग प्रॉपर तो नहीं होती, लेकिन जो पैड्स औरतें इस्तेमाल करती हैं, अपने सैनिटरी पैड्स, उसके ऊपर धब्बे धब्बे आ जाते हैं। बाकायदा खून तो नहीं निकलता, लेकिन उस पैड्स के ऊपर धब्बे धब्बे आ जाते हैं। तो ये भी आप पूछ सकते हैं कि आपका जो आप पैड इस्तेमाल करती हैं, जो भी उसके ऊपर कोई खून के निशानात तो नहीं होते। या इसके साथ आपने पूछना है कि पेट के अंदर दर्द होता है नहीं होता। और थर्ड ट्राइमेस्टर के सवालात जो आपने पूछने हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर पहले तो ये पता हो कब तक है। टर्म तक होता है, टिल टर्म एट 40 वीक्स या टू 80 डेज। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपने अब टिल 40 वीक्स कब से, 26 से लेके 40 वीक्स तक। इस दौरान के क्या क्या सवालात हैं। टेटनस टॉक्साइड, आपने टेटनस की वैक्सीन लगवाई है, कोई वैक्सीन लगवाई हो तो पता होता है कि हमने कोई ना कोई वैक्सीन लगवाई है। सिर्फ यही वैक्सीन आप पूछ लें कि वैक्सीन लगवाई है, आप कहेगी लगवाई है, तो फिर इसका मतलब है टेटनस की ही होगी। और उसके बाद एंटीनेटल चेकअप्स, फिर आपने वही पूछना है कि आप बाकायदगी से डॉक्टर को चेकअप करवा रही हैं कि कितनी दफ़ा चेक करवा ली है अपने हमल के दौरान। उसके बाद फीटल मूवमेंट्स, बच्चे की वही क्विकनिंग के बच्चे की जो है हरकत आपके महसूस होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती तो फिर फ़िक्र की बात है। तो और ये भी पूछ लेना इसके साथ कि पहले ज़्यादा होती थी या अब ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें इससे असेस हो जाएगी फ़ीटस की ग्रोथ कैसी चल रही। और ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड, दोबारा इसमें आपने इस दौरान कोई मशीन लगवाई है, मतलब अल्ट्रासाउंड करवाया। और उसके बाद फिर आपने मेडिसिन वही कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स। इसके अंदर हम फोलिक एसिड नहीं पूछ रहे, क्योंकि फोलिक एसिड शुरू के अंदर ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ सिर्फ कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स का पूछना है। उसके बाद एनी कंप्लेंट्स ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग, वजाइनल डिस्चार्ज, लीकिंग और एब्डोमिनल पेन। लीकिंग यहाँ एक नया वर्ड है। लीकिंग का आपको बताऊँ, लीकिंग में ये होता है कि एमनियोटिक
मेम्ब्रेन्स जो हैं वो रप्चर हो सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सडन रश ऑफ वाटर निकलता है। तो पहले थोड़ा-थोड़ा पानी भी निकल सकता है, उसके बाद एक दफ़ा बहुत ज़्यादा भी निकल सकता है, तो ये भी आपने लाज़मी पूछना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आमतौर पे हो जाता है, अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी हो, तो उस वक़्त पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग हैंडल करना पड़ता है, वरना फ़ीटस की भी डेथ हो जाती है और मदर की भी डेथ हो सकती है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द, एब्डोमिनल पेन का ड्यूरेशन भी पूछना है, इंटेंसिटी भी पूछनी है और इंटरवल भी पूछना है। मतलब कितने अरसे से हो रहा है, कितनी शिद्दत के साथ होता है और कितनी-कितनी देर बाद होता है। एक दफ़ा हुआ, उसके कितनी देर बाद दोबारा होता है, ये बस एक दफ़ा ही हुआ। तो उसके बाद वजाइनल डिस्चार्ज में भी यही पॉइंट्स पूछने हैं, ड्यूरेशन एसोसिएटेड विद इचिंग, कि कितनी दफ़ा कितनी देर होता है और उसके साथ ख़ारिश भी होती है या नहीं होती। वजाइनल लीकिंग, इसमें वही ड्यूरेशन और कलर ऑफ लिक्वर, जो पानी वगैरह जो भी चीज़ आ रही है बच्चे वाले रास्ते से, उसका कलर क्या है। वजाइनल ब्लीडिंग, अमाउंट पूछनी है। उसके बाद पेनलेस, पेनलेस है या उसके साथ पेट में दर्द भी होता है, और खून जो है फ्रेश फ्रेश महसूस होता है। फ्रेश फ्रेश से मुराद वो लाल रंग का होगा, बिल्कुल पिंकिश सा, और अगर थोड़ा पुराना होगा तो उसका कलर जो है ब्लैकिश सा होना, ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैकिश सा होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद वैक्सीनेशन का पूछ लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट कोई और कंप्लेंट्स तो नहीं तीसरे ट्राइमेस्टर के दौरान आपको आई। ये हो गया सारी आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। उसके बाद पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर कंसेप्शन के लिए आपने ईयर ऑफ बर्थ, बच्चा कब पैदा हुआ, मतलब जो भी आप कंसेप्शन लिखेंगे वो मैंने आप हिस्ट्री प्रेजेंट करनी कैसे है वो मैं अलग से वीडियो बनाई, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह लिखना होता है। ईच कंसेप्शन के लिए ईयर ऑफ बर्थ, कब बच्चा पैदा हुआ, और उसके बाद वीक्स ऑफ गेस्टेशन, कितने हमल के कितने कितने हफ्तों बाद पैदा हुआ। ये जो है 36 हफ्तों में पैदा हुआ, और या 40 हफ्तों में पैदा हुआ, या 30 हफ्तों में पैदा हुआ, या 31 हफ्तों में पैदा हुआ, जो भी होगा इससे आपको पता चल जाएगा कि पहले भी इसको पहले बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद मोड ऑफ डिलीवरी, या मोड ऑफ डिलीवरी पूछ लेना आपने कि बच्चा खुद ब खुद पैदा हुआ, नॉर्मली पैदा हुआ, घर घर में पैदा हुआ, या जो है ऑपरेशन के साथ पैदा पैदा हुआ, छोटे ऑपरेशन के साथ पैदा हुआ या बड़े ऑपरेशन के साथ पैदा हुआ। बड़े ऑपरेशन कहते हैं सी सेक्शन को, और छोटा ऑपरेशन कहते हैं एपिजियोटमी को। और ड्यूरेशन ऑफ लेबर, कितनी देर लेबर का जो दर्द होता है वो कितनी देर रहा। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में पूछनी है प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई। हर बच्चे की अलग अलग से एक पूरी पूरी लाइन में आप लिख लें, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई। और उसके बाद लेबर के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई। और प्योर पीरियम जो होता है ये बच्चे चाइल्ड बर्थ के डिलीवरी के बाद का पीरियड होता है, उस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई मदर के साथ। और उसके बाद वेट ऑफ बेबी, बच्चे का वज़न कितना था, बच्चे का जेंडर क्या था, और बच्चे को वैक्सीनेशन हुई, और बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया या नहीं करवाया। अच्छा, अगर बच्चा अबॉर्शन हुई है, अबॉर्शन हुई हो गई तो ऊपर वाले सारे पॉइंट्स तो फिर रह जाएंगे ना। अबॉर्शन में फिर आपने क्या कुछ पूछना है, जो ख़ास पॉइंट्स इसके हैं, फीटल कार्डिक एक्टिविटी, बच्चे की जो धड़कन, दिल की हरकत जो है बच्चे की महसूस होती है, वो फीटोस्कोप से चेक करते हैं। तो वो कब आना बंद हुई या कब तक आती रही। अबॉर्शन खुद ब खुद हो गई, अचानक हो गई, या खुद करवाई, किसी वजह से करवाई, कोई मेडिकल वजह थी कि जिस तरह क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कोई आ गई है अगर, तो उसकी वजह से अबॉर्शन खुद करवाई है, खुद ब खुद हुई है, स्पॉन्टेनियस हुई है, या किसी मेडिकल रीज़न की वजह से करवाई है। मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन, वही ये आ गया कि मतलब अबॉर्शन किस वजह से करवाई है, मेडिकल कोई इशू था जिसकी वजह से करवाई है। तो उसके बाद एज भी उस पर पूछ लेंगे, कितनी एज के ऊपर, कितने वीक्स के ऊपर अबॉर्शन करवाई है। और उसके बाद गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में आप पूछेंगे सबसे पहले एज ऑफ मिनार्की, आपको पहली दफ़ा
माहवारी कितनी उम्र में आई थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपका माहवारी जो कितने दिन बाद आती है, महीने में कितने दिन बाद। तो कुछ नॉर्मल जो है 21 to 35 डेज होता है। तो उससे ये पूछ लेंगे आपका माहवारी कितने दिन बाद आती है, वो बताएगी जितना भी उसका साइकिल होगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो कितना है, मतलब एक दफ़ा माहवारी के दौरान आपको कितना खून आता है। ये आप किस तरह वो पूछेंगे, उससे पूछेंगे इस तरह कि आप एक दफ़ा जब माहवारी आपको शुरू होती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इतने दिन के दौरान आप हर दिन के हिसाब से कितने सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करती हैं, 1 पैड 2 पैड, और उस पैड्स की कंडीशन भी फिर कि सैनिटरी पैड जो है अच्छी तरह भीग जाता है, फिर उतरता है, या जो है पहले ही उतार देती हैं। ये सारी डिटेल है इसकी, मैंने दूसरी वीडियो के अंदर भी बताई हुई है। तो उसके बाद डिस्मेनोरिया जो है माहवारी के खून के माहवारी जब होती है उस दौरान मेंसेस का जो खून आ रहा होता है उस दौरान दर्द तो नहीं होता, दर्द होता या नहीं होता। डिस्पेरोनिया, खावंद के साथ शोहर के साथ मिलते वक्त दर्द होता है या नहीं होता। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, 2 माहवारियों के दौरान, मतलब अगर उसने बताया 25 दिन का साइकिल है, 2 माहवारियों के दरमियान आपको कुछ ब्लीडिंग तो नहीं, खून तो नहीं आता। साबित तौर पे 25 दिन का साइकिल है और 15 दिन बाद फिर भी एक दफ़ा खून आ रहा है, तो ये एक दफ़ा उससे पूछ लें। ये अब नॉर्मल कॉज, नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। अच्छा, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, आपको शोहर से मिलने के बाद खून आता है या नहीं आता। वजाइनल डिस्चार्ज, बच्चे वाले रास्ते से खून के अलावा कोई और चीज़ आती है या नहीं आती। पैप स्मीयर, पैप स्मीयर का इस तरह पूछना होता है कि आप कभी आपने ज़िंदगी में वो कैंसर के लिए ऐसा टेस्ट करवाया है जिसमें एक शीशे की प्लेट के ऊपर, शीशे की इसमें स्लाइड के ऊपर सैंपल लिया जाता है। तो उसको इस तरह आम ज़बान में इस तरह समझा सकते हैं कि शीशे की ट्रे के ऊपर रख के कभी आपका सैंपल लिया हो, तो वो कोई आपने ऐसा टेस्ट करवाया होगा तो पता होगा। उसके बाद कंट्रासेप्शन, कि आपने बच्चों के रोकने के लिए कोई दवाई या कोई और चीज़ इस्तेमाल की है, कोई डिवाइस, कंट्रासेप्शन डिवाइस इस्तेमाल की हो, आपने बच्चों के रोकने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल किया होगा तो उसे पता होगा, बता देगी। उसके बाद आती है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में वही सारी चीज़ें पूछनी होती हैं। आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, शुगर है नहीं है, टीबी, दमा, खून की कमी, एनीमिया, खून की कमी, अगर एनीमिया है तो कितना है, एचबी वगैरह पता होगा, पूछ लें, पूछने में क्या हर जगह पता हो तो बता देगी, वरना नहीं। हीमोग्लोबिनोपैथीज, हीमोग्लोबिनोपैथीज क्या है कि फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया और इसी तरह हीमोफीलिया, ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर खून की कोई बीमारियाँ, आप उससे आम ज़बान में इस तरह खून की कोई बीमारियाँ तो नहीं है, थैलेसीमिया वगैरह इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस, यरकान तो नहीं हुआ आपको कभी। ड्रग एलर्जीज, किसी दवाई से कोई एलर्जी तो नहीं है, आमतौर पर पेनिसिलिन वगैरह से एलर्जी होती है। तो उसके अलावा कोई पहले कोई दवाई इस्तेमाल कर रही हो या पहले कोई दवाई इस्तेमाल की हो किसी बीमारी के लिए, वो पूछ सकते हैं मेडिकेशन में। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फीमेल में, ब्रेस्ट, यूट्राइन, सर्वाइकल, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, इनमें से कोई चीज़ तो नहीं है आपको। कोई आपको छाती का कैंसर हुआ हो, बच्चादानी का कैंसर, और जो है इसी तरह कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, आप आंत का कैंसर, आम ज़बान में पूछ सकते हैं। और उसके बाद आ जाएं सर्जिकल हिस्ट्री में। सर्जिकल हिस्ट्री में पहले कभी अपेंडेक्टमी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया हो, या कोलिसिस्टेक्टमी, लेप्रोटमी। कोलिसिस्टेक्टमी में किस तरह पूछ सकते हैं, लुबलुबे का ऑपरेशन करवाया हो, और इसी तरह आगे थायराइड सर्जरी। कोलिसिस्टेक्टमी में इसमें गाल ब्लैडर को, जो भी आप उर्दू में चेक कर लेंगे क्या कहते हैं। और इसी तरह आ जाए एनेस्थेटिक प्रॉब्लम, आपको कभी आपको ऑपरेशन वगैरह के लिए वो बेहोश किया गया हो, कोई उस दौरान कोई मसला हुआ हो, ये पूछना इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आप उसको एडमिट करें और एनेस्थीसिया दे दें, पता चले कि वो पेशेंट बाद में उठे ही ना।
तो इसलिए पहले इसको पूछना ज़रूरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पहले कभी खून किसी को दिया हो या किसी से लिया हो, तो इसकी भी हिस्ट्री पूछनी है। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री में भी वही चीज़ें जो आपने पहले मेडिकल हिस्ट्री में पूछी हैं, हस्बैंड और वाइफ की दोनों की पूछनी है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, शुगर, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पहले कोई बच्चे जुड़वां पैदा हुए हैं या नहीं हुए, या कोई हमल ऐसा हुआ हो जिसमें जुड़वां बच्चे हों, उसकी अबॉर्शन हो गई हो, तो ये पूछना है। कंजाइनल अनोमली, पहले किसी बच्चे के अंदर कोई मसला है, पैदाइशी कोई बीमारी है। हीमोग्लोबिनोपैथीज, वही खून की कोई बीमारी, सिकल सेल डिजीज़, एनीमिया, या इसके अलावा आज थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये सारी बीमारी इसमें आ जाती हैं। कोई दिल की कोई बीमारी, खामंद को, बीवी को या बच्चों को। और इसमें आज दमा, टीबी, कैंसर, ख़ानदान में किसी को कैंसर तो नहीं है, किसी वालदा को, बहन को, भाई को, किसको कैंसर तो नहीं है। और किसी को कैंसर है, था, तो उसका क्या ट्रीटमेंट लिया और उसका प्रोग्नोसिस क्या बना, उसकी इलाज हो गया या नहीं हुआ। इससे इससे क्या अंदाज़ा होगा कि इन केस अगर हम इस पेशेंट के अंदर कोई मेलिग्नेंसी, कोई कैंसर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उससे हमें पता चल सकता है कि कैंसर कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अगर तो पहले वो बताएगी कि मेरी अम्मी को कैंसर हुआ या मेरी बहन को किसी को कैंसर हुआ, तो और उसकी वजह से फ़ौत हो गई, इलाज भी करवाया फिर भी, तो इससे पता चल जाएगा भाई कोई ख़तरे की बात है, इसको अच्छी तरह देखना चाहिए। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री में आ जाएँ, इसमें स्लीप एंड बाउल हैबिट्स, नींद सही आती है या नहीं आती, और खाने-पीने की बाउल हैबिट्स में क्या है कि आपको पकाना सही आता है, या कोई कब्ज़ तो नहीं रहती है, पेट ख़राब तो नहीं रहता। एजुकेशन एंड जॉब, पढ़ी लिखी कितना हुई हैं, और जॉब करती हैं या नहीं करती। और उसके बाद ड्रग अब्यूज़, कि कोई नशा वगैरह इस्तेमाल तो नहीं करता। ये फीमेल से पूछना थोड़ा मुश्किल होता है, उससे इस तरह पूछ सकते हैं कि आपके घर के अंदर कोई सिगरेट पीता है, आपका खामन, भाई या वालिद कोई सिगरेट पीता है, तो वो कहेगी हाँ पीता है। तो उससे फिर पूछ सकते हैं कि आप मतलब वो कमरे में ही पीता है, इससे पता चलेगा पैसिव स्मोकर है। अगर वो कहे, उससे ये भी फिर एक दफ़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके पूछ सकते हैं, आपने कभी सिगरेट पी है। जो लोग औरतें पीती हैं वो बता भी देती हैं कि बाज़ औक़ात। तो ये सारा आपके एटीट्यूड पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ आप पेशेंट से डील कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाए सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आपने क्लास क्लास उससे तो नहीं पूछ सकते कि आपने मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, आपने उसका क्या कुछ पूछना है कि आप जो घर रहते हैं वो कच्चा घर रहा है, पक्का घर रहा है। क्लास आपने खुद असेस करके लिखनी है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास। आमतौर पे गवर्नमेंट सेटअप्स में जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं वो बेचारे मिडिल या लोअर क्लास के ही होते हैं। तो उसके बाद फैमिली, घर कितना बड़ा है, कच्चा है, पक्का है, ख़ानदान के कितने लोग फैमिली मेम्बर्स हैं उसके अंदर रहते हैं, कितने लोग कमाने वाले हैं, खावंद का क्या पेशा है और उसकी अर्निंग कितनी है, कितनी तनख्वाह वगैरह, आमदनी कितनी है, और घर अपना है या किराए का है, और घर के अंदर कितने कमरे हैं, और सैनिटरी कंडीशन भी पूछ सकते हैं कि घर के अंदर जो है पानी की, पीने के पानी की, और जो है गंदे पानी की क्या सूरत हाल है। तो इससे सारे से असेस करके आप यहाँ क्लास लिख लेंगे, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। तो ये हो गया सारा हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इन ऑब्स्टेट्रिक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द ऑब्स्टेटिकल पेशेंट। इसमें कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।